हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित विज्ञान शिक्षण में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2026 विज्ञान विषय कक्षा 10 के लिए, जिसके अंतर्गत हम शेखावटी मिशन 100 का क्वेश्चन बैंक है उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके हमने 3 चैप्टर पहले डिस्कस कर लिए हैं। जिन विद्यार्थियों ने वो वीडियो नहीं देखे जाकर के जरूर देखिए, बहुत फायदेमंद रहने वाले हैं, क्योंकि आपका जो पेपर है 2026 का वो इसी में से छपने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं चौथा चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसके 3 वीडियो हमारे पहले आ चुके हैं, जिसमें एमसीक्यू सारे हम डिस्कस कर चुके हैं और लघु उत्तरात्मक कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जो 1 नंबर का जो है 1% आने वाला है पूरे 2 नंबर का। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं बचे हुए अपने लघु उत्तरात्मक प्रश्न। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन संख्या 19 तक पीछे के वीडियो में डिस्कस कर लिए थे और आज का हमारा जो पहला प्रश्न रहने वाला है वो प्रश्न संख्या 20 है। प्रश्न संख्या 20 क्या है? मीथेन के दहन का संतुलित समीकरण। मीथेन का जब दहन किया जाता है तो उसका संतुलित, तो देखिए दहन की प्रक्रिया हम जानते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। तो क्या हो जाएगा इसका समीकरण? CH4 प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल साथ में निकलेगा, ऊष्मा और प्रकाश भी इसमें उत्पन्न होगा। तो ये इसका संतुलित समीकरण बन जाएगा। मीथेन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और ऊष्मा प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, विषम परमाणु को उदाहरण देकर समझाइए। विषम का मतलब क्या होता है? हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में वह तत्व जो एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दे, जैसे CH4 है, मीथेन है। यहाँ पे अगर हम CH3 कर लें और एक जो हाइड्रोजन था, 4 में से एक जो हाइड्रोजन था उसको विस्थापित करके कोई और दूसरा समूह आ जाए, जैसे OH समूह आ जाए, एक हाइड्रोजन की जगह OH समूह आ जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको मिथेनॉल कहेंगे। तो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाला जो भी तत्व होता है उसे हम क्या कहते हैं? विषम परमाणु कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन आदि इसमें से हो सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न कहता है C2H6, C3H4, C3H8 और C2H4 में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन छांटिए। तो देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो द्विआबंध हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध हो, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन हो जाएंगे? ये है C2H6, ये अल्केन है। अल्केन है तो ये क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध होता है, एकल आबंध होता है, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बाकी ये संतृप्त है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये प्रोपेन है, ये संतृप्त है और ये क्या है? असंतृप्त है। तो असंतृप्त में कौन कौन आ जाएगा? C3H4 और C2H4, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कारण क्यों भाई? यहाँ पे या तो डबल बॉन्ड मिलेगा या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, उन्हीं को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 आपका है, अल्कोहल का विकृतीकरण क्या है? अल्कोहल का विकृतीकरण ये RBSc 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अल्कोहल का विकृतीकरण का मतलब होता है एथेनॉल, जिसको हम शराब के रूप में प्रयोग करते हैं, उसका दुरुपयोग। बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा मात्रा में शराब पीते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। तो उसका दुरुपयोग रोकने के लिए उसमें क्या करते हैं? उसमें मेथेनॉल मिला देते हैं। मेथेनॉल जब मिला देते हैं तो ये जहरीला बन जाता है और जहरीला बनने की वजह से ये पीने योग्य नहीं रहता। तो इसका एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल मिलाते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? विकृतीकृत अल्कोहल कह देते हैं। इसका प्रयोग, अल्कोहल का प्रयोग ईंधन के रूप में बहुत ज्यादा मात्रा में पेंट वगैरह करने में किया जाता है। तो इसके विकृतीकरण का मतलब है एथेनॉल में मेथेनॉल का मिलाना, जिससे ये जहरीला हो जाता है। अगला प्रश्न है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण कैसे होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोजन के जो हाइड्रोकार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन मिलाएंगे और जब हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो क्या है? पैलेडियम तथा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण, यानी हाइड्रोजन का जोड़ना किसकी उपस्थिति में? निकल और प्लेटिनम की उपस्थिति में। तो ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया है, मतलब असंतृप्त है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और साथ में RR जुड़े हैं, मतलब ये कार्बन की एक श्रृंखला हो सकती है। निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो क्या होगा?
यहाँ पे देखिए ये दो कार्बन कार्बन बॉन्ड थे, यहाँ पे एक सिंगल बंद रह जाएगा और एक जो फ्री हो गया है वहां पे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो क्या मतलब हुआ, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25। अल्केन, अल्कीन तथा अल्काइन के सामान्य सूत्र लिखिए। तो अल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। अल्कीन की अगर बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। अल्काइन की बात करें तो इसका सामान्य सूत्र होता है Cn और H2n-2, यानी कार्बन की जितनी संख्या है उसका डबल करके उसमें से 2 घटाना है। ये अल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, जहाँ n का मतलब क्या होता है, n कार्बन की संख्या है, 1 2 3 4 5 जो भी कार्बन की संख्या है वो ये है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26। तो क्या है प्रश्न संख्या 26? प्रश्न संख्या 26 आपको दे रखा है, अमोनिया का अणु सूत्र एवं संरचना सूत्र क्या है। अगर अमोनिया की बात करें तो देखिए अमोनिया का अणु सूत्र होता है NH3। संरचना की अगर हम बात करें तो जो नाइट्रोजन है उसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, यानी इसकी संयोजकता 5 है। 5 में से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, तो 3 सहसंयोजी आबंध बनते हैं और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। तो ये है संरचना किसकी, अमोनिया की। नेक्स्ट देखिए, सीएनजी का पूरा नाम क्या है। तो सीएनजी का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 28। कार्बन का एक अपरूप फुलरिन है, इसे यह नाम कैसे मिला। तो देखिए कार्बन का जो फुलरिन है वो C60, कार्बन के अपरूपों में पहले C60 की पहचान की गई। इसमें कार्बन की संरचना फुटबॉल के समान है। अब इसका नाम फुलरिन क्यों हुआ, तो उसका नाम फुलरिन होने का कारण क्या है कि अमेरिका का एक गुंबद है जिसको हम जियोडेसिक गुंबद कहते हैं, और उस गुंबद की संरचना बिल्कुल किसके जैसी है, फुलरिन के जैसी है। ये कार्बन का जो अपरूप है फुलरिन इसके जैसी है, यानी कार्बन का ये अपरूप है, इसकी संरचना बिल्कुल कैसी है, जियोडेसिक गुंबद के जैसी। तो फिर इसका नाम फुलरिन क्यों हुआ। अब ये जो जियोडेसिक गुंबद है इसके जो आर्किटेक्ट हैं, इसको डिजाइन करने वाले हैं, वो कौन थे, बंकमिस्टर फुलर। तो उस बंकमिस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, फुलरिन रखा गया। फुलरिन को खोजने वाले वैज्ञानिक फुलर नहीं थे, कौन थे, जिसकी संरचना, फुलरिन की संरचना जिस गुंबद से मिलती है उस गुंबद के डिजाइन करता थे बंकमिस्टर फुलरिन, उसी के नाम पे इसका नाम फुलरिन रखा गया। क्वेश्चन संख्या 29 देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जहां कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ एक कलाबंध होता है, ठीक है, सिर्फ एक कलाबंध होता है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण है एल्केन समूह के सारे इसके उदाहरण हैं, जैसे एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, या उसके बाद आगे की अगर हम बात करें तो पेंटेन है, हेक्सेन है, ये सारे इसके उदाहरण संतृप्त हाइड्रोकार्बन के। यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध होना चाहिए, एक कलाबंध होना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा है असंतृप्त यौगिक किसे कहते हैं। तो असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं, जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या त्रिआबंध हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, असंतृप्त यौगिक कहते हैं। जैसे एल्कीन है, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन वगैरह। एल्काइन की बात करें तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध होता है, तो ये भी असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। और इसके उदाहरण प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, पेंटाइन, ये सब इसके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखिए, संरचनात्मक समावयन किसे कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, जब किसी भी यौगिक के आणविक सूत्र समान हो, कोई ऐसे दो यौगिक हो जिनके आणविक सूत्र समान हो लेकिन संरचना भिन्न भिन्न हो, उनको हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक समान्वयन उसको कहते हैं। कैसे, उदाहरण है जैसे ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या होता है, C4H10, लेकिन इसकी संरचना देखें, देखिए यहाँ पे एक लंबी कार्बन श्रृंखला है तो इसको हम N ब्यूटेन कहेंगे, लेकिन यहाँ पे शाखान्वित है, शाखा निकल गई है, साथ में CH3 जो है मिथाइल ग्रुप साथ में लग गया है, तो भी इसमें कार्बन की संख्या 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसका नाम ब्यूटेन ही आइसोब्यूटेन कहेंगे। तो ये है तो ब्यूटेन ही, इसका अणु सूत्र C4H10 रहेगा, लेकिन संरचना अलग अलग हो गई है, तो इनको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं, या संरचनात्मक समावयन इसको हम कहते हैं। अगला प्रश्न है,
ऑक्सीकारक को परिभाषित कीजिए। तो ऑक्सीकारक क्या होते हैं? ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो किसी को ऑक्सीजन दे सकते हैं। ऑक्सीजन देने की जिनकी क्षमता होती है उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीकारक का उदाहरण है, और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट ये भी क्या है? ऑक्सीकारक का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, फ्रेडरिक वोलर ने यूरिया का निर्माण किस पदार्थ से किया? देखिए, फ्रेडरिक वोलर जो वैज्ञानिक होते हैं उन्होंने एक बहुत ही महान खोज करी थी। फ्रेडरिक वोलर ने सबसे पहले यूरिया को अमोनियम साइनेट, सामनेट नहीं है ये साइनेट आएगा, ठीक है, अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण किया। इससे पहले क्या था, कहते थे कि जो भी कार्बनिक यौगिक है उनको सिर्फ सजीवों से बना सकते हैं, लेकिन पहली बार फ्रेडरिक वोलर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, अकार्बनिक पदार्थों से यानी लेबोरेटरी में पहली बार यूरिया का निर्माण फ्रेडरिक वोलर ने किया था। किससे? अमोनियम साइनेट से। अगला प्रश्न है, सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? सल्फर के 8 परमाणुओं से बने हैं। तो देखिए, सल्फर का परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करें 16 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, और जो सबसे बाहरी कोष है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? साझा करेगा अपने ही दूसरे सल्फर के परमाणु के साथ। तो इसकी संरचना किस तरह से बन जाती है? इस तरह की संरचना किसकी बन जाती है? सल्फर के परमाणु, ठीक है, इस तरह की संरचना सल्फर के परमाणु की होती है, जिसका सूत्र क्या है? S8, सल्फर के 8 परमाणु से मिलकर बना है। अगला प्रश्न देखिए, यदि आप लिटमस पत्र की लिटमस पत्र से साबुन की जांच करेंगे तो आपका परीक्षण क्या होगा? देखिए, लिटमस पत्थर की जब हम जांच करते हैं तो हमें पता है ये अम्लीय क्षार को जांचने के काम में आता है। और साबुन की बात करें तो साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है। साबुन कौन सी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो क्षारीय प्रकृति का होने की वजह से क्या होगा? ये लाल लिटमस को कैसा कर देगा? नीला कर देगा। लाल लिटमस को नीला कर देगा, जबकि नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 आपको दिया है, एक कार्बनिक यौगिक कालिक ज्वाला के साथ जलता है, संतृप्त यौगिक है या असंतृप्त? तो देखिए, असंतृप्त यौगिक हमेशा काली ज्वाला के साथ जलेंगे, और जो संतृप्त होते हैं वो नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। तो ये कैसा है? असंतृप्त यौगिक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के दुर्बल चालक क्यों होते हैं? तो देखिए, चालक शब्द जब भी आए, विद्युत के चालकता की अगर हम बात करें तो वो किस वजह से होता है? वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? कि भी वहां पर आयन बनेंगे। तो यहाँ पे सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं हम जानते हैं उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। तो यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से ये विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं। प्रश्न संख्या 38 देखिए, कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है? कार्बन परमाणु की ज्यामिति की बात करें तो कार्बन के अंदर 4 जो है फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी संयोजकता 4 होते हैं, तो इसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय होगी। अगला प्रश्न है, IUPAC का पूरा नाम लिखिए। तो IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। अगला प्रश्न है, घरों में उपयोग में लाई जाने वाली गैस केरोसिन के स्टोव में छिद्र क्यों होते हैं? तो देखिए, इसका क्या कारण है? भाई, छिद्र होंगे तो क्या होगा? वहां पे ऑक्सीजन गैस का प्रवाह सही से होगा। ऑक्सीजन गैस हम जानते हैं दहन के लिए, ज्वाला के लिए आवश्यक होती है। तो किसी भी यौगिक का पूर्ण दहन हो जाए, पूर्ण दहन होने से क्या होगा? पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा मिलेगी, उसका ऊष्मीयमान बढ़ेगा। इसलिए स्टोव में क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, ताकि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे, जिससे वो नीली ज्वाला उत्पन्न कर सके और ईंधन का पूर्ण दहन हो सके। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति में कठोर जल में साबुन प्रभावी नहीं होता? तो कठोर जल में साबुन प्रभावी नहीं होता, ये तो हम जानते हैं। क्यों नहीं होता है? उसका कारण क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं वो कठोर जल में अघुलनशील होते हैं, जिसकी वजह से साबुन झाग नहीं बना पाता। तो किसकी वजह से नहीं होता? कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों की उपस्थिति की वजह से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने जितने भी लघु उत्तरात्मक प्रश्न इस चैप्टर से संभव थे, जो भी पेपर में आ सकते हैं, इनसे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। जिन बच्चों ने पहले तैयारी नहीं करी और अब चिंतित हैं अब क्या होगा, तो वो आराम से शेखावटी मिशन 100 के नोट्स पढ़ करके आराम से अपने 100 में से 100 लाने का जो सपना है उसको पूरा कर सकता है।
तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न इस चैप्टर के जो भी बनने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर से एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न भी आने वाला है। तो जरूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और पढ़ते रहिए।